अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और हाजिर हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ जो कि बहुत सारे आप सबके सवालात आते रहते हैं और हम उनको कंसिडर भी करते हैं। और आपके जो बेसिक मसले आ रहे थे उसी के लिए आज मैंने एक डॉक्टर को ढूंढ निकाला है जो कि एक बड़ी स्मार्ट इंसान है और ऐसे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, जो कि बेसिकली बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट है और एक बहुत अच्छी डेंटिस्ट है जिसको मैं खुद कंसल्ट करती रहती हूँ अपने मसले मसाइल के लिए। तो रिकमेंड करूंगी कि आप भी जाएं। अब जिसकी रिकमेंडेशन मैं पॉडकास्ट से पहले ही दे रही हूँ, सोचे वो कितनी ज़बरदस्त इंसान होगी। तो मिलते हैं मारिया खान से, डॉक्टर मारिया खान से। बल्कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउस लाइफ? सबसे पहले तो ये पूछते हैं। लाइफ इज ऑल गुड। सुबह उठो, क्लिनिक जाओ एंड दैट्स इट। इतना ही काम है आजकल। अच्छा, बीइंग अ डेंटिस्ट के एक फीलिंग, जब आप डॉक्टर बन रहे होते हो ना, एक बड़ी मजे की एक वो फीलिंग होती है, लेकिन जब आप बन जाते हो तब की फीलिंग्स मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या होती हैं, क्या मुश्किलात एक डॉक्टर को फेस करनी पड़ती हैं? ज़ैनब, डे वन से ना, जब अभी मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया था, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट बीइंग अ डेंटिस्ट। यानी कि अभी लिस्ट आई नहीं थी, बट मुझे अब था कि ये इस लास्ट लिस्ट में मेरा हो जाएगा एज इन डेंटिस्ट्री में एडमिशन। आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट प्रोसीजर्स करवाए थे बैक इन माई चाइल्डहुड, बट स्टिल इट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग। और आई वॉज वेरी प्राउड बीइंग अ डेंटिस्ट इंटायर 5 years माशाल्लाह। और जब मैं डेंटिस्ट बनी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव नेवर फेस मच डिफिकल्टीज, ऐसे जिस तरह मेरे क्लास फेलोज या मेरे फेलो कलीग्स को फेस करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेटिस्फाइड इन माई फील्ड। ओह, दैट्स अमेजिंग। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट इट। लेकिन एक जो नॉर्मल, ये तो आपकी हो गई ना, एक जो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने बड़ा ब्लेस किया हुआ है, लेकिन अगर जब आप डॉक्टर बन के निकलते हो तो पहले जो आप चैलेंजेस फेस करते हो वो क्या होते हैं? अच्छा, अगर आप हाउस जॉब के बाद फॉरन बाहर आते हो ना, जिस तरह 15th of June को आपकी हाउस जॉब खत्म हुई, तो 16th of June को यू एक्चुअली फील बेरोजगार। इन दिस कंट्री यू एक्चुअली फील इट। या तो आप अपनी हाउस जॉब के टाइम में अपने होम टाउन में रह रहे होते हो और आपके पास कोई ना कोई क्लिनिक साइट पे होता है जिसमें आप ऑब्जर्वरशिप कर रहे हो या जहाँ पे आप काम कर रहे हो। बट अगर आपने अपनी सिटी चेंज करनी है, द डे यू कम बैक टू योर होम, आपने अब सोचना होता है कि यार मैंने करना क्या है। बिकॉज पाकिस्तान में एज सच बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री। आपके पास मैक्सिमम क्या होगा कि यार आप एक जगह पे ऑब्जर्वरशिप कर लें और उस ऑब्जर्वरशिप के लिए भी पीछे एक लाइन लगी होती है। वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने कहीं खड़े होके किसी बड़े डेंटिस्ट के पास अपना काम देखना है, बिकॉज इट्स अ स्किल। ठीक है, आपने अपने स्किल को बेटर करना है, तो उस स्किल को बेटर करने के लिए यू हैव टू ऑब्जर्व समवन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाथ की सफाई करनी है, और अभी आप हाथ से काम नहीं कर रहे, इवन इफ इट्स अ स्किल आप हाथ से सीखते हो, बट इट्स अ स्किल जो कि आप ह्यूमन माउथ पे कर रहे होते हो, ठीक है, विद इन द ह्यूमन कैविटी कर रहे होते हो। एग्जैक्टली। तो आपने करने से पहले देखना होता है। इट्स एन ऑब्जर्वरशिप, क्योंकि आपको कहते हैं कि आप पहले देखो और आप समझो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है, और कुछ क्योंकि पाकिस्तान का कानून कोई काम नहीं करता, तो उसके लिए एक ये चीज़ है कि जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने डेंटल क्वैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यस, हमारे डेंटिस्ट फेलोज जो हैं वो उन क्वैक्स के पास काम करने पे मजबूर है। यही 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, आइदर इन ऑब्जर्वरशिप और या फिर आप क्वैक के पास कोई ना कोई क्लिनिक कर लो। लेकिन डॉक्टर साहिबा, हम ये जो बेसिक मसला फेस करते हैं वो शायद इसलिए भी होता है क्योंकि जब हमारा बेसिक MBBS में एडमिशन नहीं होता तो हम कंसिडर करते हैं गोइंग फॉर BDS। लेकिन बहुत सारे लोग, आई नो, वो भी होते हैं जो बाय चॉइस जाते हैं, जिनको BDS पसंद होता है। लेकिन जब आप एक फील्ड चेंज करके आते हो, आपका उसमें शौक नहीं होता, तो क्या आपको उस फील्ड में मज़ा आता है? ये बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ की है और उन्होंने सिर्फ इसलिए कि आपको सीट मिल गई है और आपने अब काम करना है। यस, इन 4 years बहुत से अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बस धक्कम धक्का ये काम करते हैं। बिल्कुल। अब उसमें भी आके 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक जो 5 साल के बाद ओके हो जाते हैं कि यस ठीक है, हमें एक्सेप्टेंस, हाँ, एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनका बाज़ दफ़ा आर्ट अच्छा होता है, तो ठीक है, दे डू वेल इन डेंटिस्ट्री। ठीक है। और बाज़ बच्चे जो कि फिर 4 साल धक्के से गुजारते हैं, 1 साल भी वो ऐसे ही गुजार देते हैं, वो प्राइवेट में हो या पब्लिक में हो। ठीक है, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है वो इसमें भी होते हैं, वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसमें भी ये बच्चे मौजूद हैं जो कि धक्के से ये 5 साल गुजारते हैं। उनके लिए ये 5 साल के बाद जो टाइम है ना वो डिफ़िकल्ट है।
ठीक है, क्योंकि वो उन 5 सालों के बाद फिर स्ट्रगल नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं या तो हमें पक्की पकाई खीर मिल जाए या फिर हम अपनी फील्ड चेंज करें। यस, डेफिनेटली ऐसे बच्चे मौजूद हैं और उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड फील्ड टू कंटिन्यू। एंड आई गेस अगर आपने एक सीट मारी है किसी की, आप उस जगह पे आए हो, तो एटलीस्ट वर्क हार्ड फॉर इट एंड स्ट्रगल फॉर इट। आपको कोई भी चीज़ पकी पकाई या प्लेट पे नहीं मिल जाती। आपने उसके लिए 2 या 4 साल स्ट्रगल करना है, शायद 5 साल करना पड़े, बट करना है, ताकि आप एटलीस्ट अपने आप को बाद में ना जवाब दे सकें कि यस, हमने अगर 5 साल कहीं लगाए थे तो उसके बाद हमने किसी चीज़ पर पहुंचने के लिए, क्योंकि ये जो 5 साल की स्टडी है इसको आप कुछ भी कंसिडर नहीं कर सकते। MBBS की फील्ड में तो आप 6 साल की स्टडीज को कुछ कंसिडर करते ही नहीं है, जब तक आप FCPS नहीं कर लेते फिर कुछ नहीं पहुंच जाते। लेकिन आफ्टर 5 years ऑफ BDS, भाई आप कहीं एक खड़े हो, आपके हाथ में एक स्किल है, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ ना करें तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। BDS में कहा जाता है कि बहुत पैसा आप कमा सकते हो, इज इट ट्रू? स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं, ये हर फील्ड के लिए। अच्छा, बाद में कमा सकते हैं? यस, बाद में आप कमा सकते हैं आफ्टर 5 to 6 years ऑफ स्ट्रगल, जिसमें आपकी एक अच्छी क्लाइंटेज बन जाए और आपको स्किल आता हो। इट्स अ स्किल ऑफ हैंड एंड कम्युनिकेशन। जो आपने पहली बात कही है ना, उसके बाद तो BDS के लिए भी लाइनें लगनी वाली हैं एडमिशंस के लिए कि ओह माय गॉड, मुझे BDS करना है, पैसे कमाने हैं। नहीं, इसमें एक ये बहुत समझने की चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान में ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने एक मशीन खोली हुई है डेंटिस्ट पैदा करने की। ठीक है, जब आज से 10-15 साल पहले 300-400 डेंटिस्ट निकलते थे, अब इस वक्त 4 या 5 हज़ार डेंटिस्ट हर साल निकल रहे हैं पाकिस्तान में। वाओ! तो इसीलिए आगे अपॉर्चुनिटीज मौजूद कम हैं, जिसमें एक ही अपॉर्चुनिटी आप अपना क्लिनिक करें या ऑब्जर्वरशिप करें। लेकिन ऑफ कोर्स हर बंदा अपना क्लिनिक अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्डेबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। इट्स अ वेरी बिग फाइनेंशियल स्टेप जो आप लेते हो अपने क्लिनिक को खोलने के लिए। ट्रू, डेफिनेटली। लेकिन उसमें मुझे ये लगता है कि बाकी किसी भी डॉक्टर के लिए ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप किसी भी क्लिनिक पे जाके 70-30 पे काम कर सकते हो, लेकिन बीइंग अ डेंटिस्ट आपको एक प्रॉपर मशीन चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, आपके पास प्रॉपर अपने आलात और औजार होने चाहिए। अब आलात और औजार की बात मैंने कर ही ली है, तो डॉक्टर साहिबा हम बहुत ये देखते हैं कि वही एक जो है ना, सबके मुंह में स्पैचुला भी जा रहा होता है, वही एक जो है ना, हम देख रहे होते हैं कि सारे औजार हर बंदे के मुंह में है। अच्छा, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। ज़ैनब, जब मैंने अपना क्लिनिक बनाना था ना, द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट वाज एन ऑटोक्लेव। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, इट्स एन ऑटोक्लेव इज एन मशीन जिसमें आप स्टेरिलाइज करते हो। बिल्कुल, ठीक है, एक प्रेशराइज्ड टैंक है जिसके अंदर आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर से जर्म्स किल करते हो। अब पर्टिकुलरली कौन से जर्म्स हैं जो कि आपकी डेंटिस्ट्री से फैलते हैं? इट्स एन हेपेटाइटिस B, C एंड एड्स। ये तीनों जो हैं डेफिनेटली यही जो मेन जर्म्स हैं जो कि आपके ट्रांसफ़र होते हैं। इनको किल करने के लिए हमारे पास ऑटोक्लेव मशीन मौजूद होनी चाहिए और है। ठीक है। सेकेंडली, पेशेंट जो समझते हैं कि सेम इंस्ट्रूमेंट्स उन पे यूज़ हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं वो हर पेशेंट के अपने पर्टिकुलर होते हैं। अब वो डेंटिस्ट की अपनी मर्जी है कि उसके डिस्पोजेबल आइटम्स को सेव करे, क्योंकि दे आर ऑल प्लास्टिक, आप रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम पेशेंट के ऊपर। ठीक है, तो जब उसकी अपॉइंटमेंट्स खत्म हो जाए, टोटल उसका प्रोसीजर ऑफ हो जाए, आप अपने डिस्पोजेबल आइटम्स डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी पेशेंट पे रीयूज नहीं होते। बाकी के तमाम तरह इंस्ट्रूमेंट्स जो कि स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, आप उन तमाम को ऑटोक्लेव करते हो। येस, दे आर रीयूजेबल, आप उनको ऑटोक्लेव करके दोबारा किसी भी पेशेंट पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऑटोक्लेव की मैं ज़रा थोड़ी सी आम अल्फाज में लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे हम किसी भी चीज़ को बॉईल कर लेते हैं, किसी भी आले को, तो हमें लगता है कि वो बैक्टीरिया किल हो गया है। सेम ऑटोक्लेव वही काम कर रहा होता है, लेकिन विद इन अ मशीन, और आपके अच्छा बैक्टीरिया वो किल करके आपके आलात को इतना ही साफ कर देता है जितने वो पहले दिन थे, और आप उसे यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और ये बॉइलिंग से बड़ा डिफरेंट है। हाँ, अच्छी टेक्निक है। हाँ, क्योंकि ये एक प्रेशराइज्ड टैंक है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर एक स्टीम प्रोड्यूस करके फिर बैक्टीरिया को किल किया जाता है। उसके प्रेशर पे जाया जाता है ना। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑयल को बॉईल करने का एक पॉइंट है, वैसे ही बैक्टीरिया को किल करने का एक पॉइंट है। एक टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर किल होते हैं, वो बॉइलिंग से किल नहीं होते। डॉक्टर साहिबा ने एक और एक्सपेंस बता दिए डेंटिस्ट के लिए, वो एक अलग बात है, कोई नहीं, हम पूछेंगे आपको। लेकिन हम लोग जो बहुत ज़्यादा कॉमन देखते हैं लोगों में मसला, वो होता है ठंडा या गर्म लगने का। तो ठंडा गर्म वाकई लगता है? डेफिनेटली ये लगता है। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि एक पर्टिकुलर दांत के अंदर आपको ठंडा या गर्म लग रहा है, या फिर आपको तमाम तर दांतों में ठंडा या गर्म लग रहा है। ठीक है। जब आपको सब दांतों में सेंसिटिविटी आती है, दैट इज सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड हॉट बोथ, कि आपने जैसे कोल्ड ड्रिंक पी है, आपने कहा यार अब मुझे सब दांतों में दर्द हो रही है, या चाय पी है, कॉफ़ी ली है,
इसको कहते हैं अ कंडीशन ऑफ जिंजिवाइटिस, यानी कि अभी आपके दांतों के ऊपर, जिसको हम इंग्लिश में अपनी टर्म में कैलकुलस कहते हैं और उर्दू में पाकिस्तानियों को समझाने के लिए हम इसको मास्खोरा या करेड़ा कहते हैं या पत्थर कहते हैं, जो कि दांतों में लग जाता है। उसकी वजह से जनरलाइज सब दांतों में आपको ठंडा या गर्म लगता है। और इस तरह की कंडीशन में पेशेंट को चाहिए कि वो अपनी स्केलिंग प्लस पॉलिशिंग करवाए। फिर जो डेंटिस्ट होते हैं वो उनको प्रिस्क्राइब करते हैं डिसेंसिटाइजर्स, जिसमें सेंसिटिविटी को रिलीज करने के लिए और ब्लीडिंग को ख़त्म करने के लिए माउथ वॉश और टूथपेस्ट होती है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, स्केलिंग कराने से तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। ये पाकिस्तानियों का ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और हम इसका जवाब हर बंदे को ये देते हैं कि उनके ना बड़े बूढ़े कहते हैं, जिस तरह बाई द एज ऑफ 45, 50, 60 जाके उन्होंने फर्स्ट टाइम स्केलिंग कराई होती है और अचानक उनके दांत हिल जाते हैं। बिल्कुल, ये गलत बात है भाई। आपने जब जिंदगी के पहले 50 साल कभी सफाई नहीं कराई, मास्क हो रहा, करेड़ा आपके दांतों में लगा रहा, कैलकुलस ने आपकी बोन को और मसूड़े को खा लिया, उसे हम उर्दू में मास्क हो रहा इसीलिए तो कहते हैं कि इट एक्चुअली ईट्स योर गम्स एंड योर बोन। तो जो हड्डी जिसने दांत को पकड़ा हुआ था, डेफिनेटली अब वो नहीं रही। जब वो नहीं रही है तो अब आपके दांत हिलने ही हिलने हैं जब हमने सफाई करनी है। तो जब आपको बड़े ये बात कहते हैं ना, तो आप समझें कि वो सही कह रहे हैं, डेफिनेटली सही कह रहे हैं, आपके दांत हिल जाएंगे। बट उसको हिलने से रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आफ्टर द एज ऑफ 20 आप ईयरली अपनी सफाई कराते रहें। मैं स्केलिंग को एक इन्वेस्टमेंट कहती हूँ, इन्वेस्टमेंट ऑन योर टीथ एंड ऑन योर हेल्थ। अगर आप आज ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना आफ्टर द एज ऑफ 20, बेशक आप हर 2 साल के बाद चले जाएं, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ज़्यादा लगती है स्केलिंग के लिए, तो आप हर 2 साल के बाद ये स्केलिंग करवा लें, तो आप बाय द एज ऑफ 40-45 महसूस करेंगे कि आपके दांत वहीं के वहीं खड़े हैं, ना उनसे मसूड़ा ख़त्म हुआ है, ना उनसे हड्डी ख़त्म हुई है। आप सिंपल ये कहना चाह रही हैं कि अगर 40 के बाद भी आप खाना चाहते हैं, गोश्त खाना चाहते हैं, तो अपना 20 के बाद ख्याल रखें। डेफिनेटली, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है। जब हम अपने कपड़ों पे, अपने बालों पे, अपने मेकअप पे, हर चीज पे इन्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए कपड़ों पे तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, मेकअप पे कर सकते हैं, वो नजर आने होते हैं। दांतों का क्या है, खाना ही तो होता है। खैर है, हमें यही तो चीज समझने की जरूरत है कि सिर्फ जाहिरी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करना हर चीज नहीं होती। अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम मल्टीविटामिन्स भी तो लेते हैं आफ्टर द एज ऑफ 20 डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बाद। जरूरी तो नहीं है ना कि वो आपको नजर आए, इसीलिए डॉक्टर्स आपको यही कहते हैं कि आप लोग लाजमी स्केलिंग करवाएं। उसमें हमारा फायदा नहीं है, हमारा फायदा तो वही है कि आप आफ्टर द 40 years ऑफ एज आए, हम दांत निकालें और इम्प्लांट्स लगाएं। बट implants are very painful. they're not painful, ये मिसकॉन्सेप्शन है। नहीं, जब आपने खा के मीठा और ब्रश नहीं किया, अपने इस टेक्निक्स पे भी हम आते हैं, लेकिन जब आपने ब्रश नहीं किया, अपने दांतों पे सारी रात लगा रहने दिया, दिन लगा रहने दिया, तो ऑफ कोर्स अब पेन तो बनेगी ना। ब्रशिंग तो चले एक चीज़ है ना, लोगों को फ्लॉस का भी आइडिया नहीं है। ठीक है, ब्रशिंग तो चले हम करते नहीं है ना। पेशेंट आता है आप एक डेंटिस्ट के पास, आप यकीन करें 90% ऑफ द पेशेंट्स हैव कैविटीज बिटवीन देयर टू टीथ, जस्ट बिकॉज दे हैव नेवर क्लीन देयर टीथ बिटवीन देमसेल्व्स ना। तो एक फ्लॉस एक टेक्निक है जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए। ब्रशिंग तो हम प्रॉपर करते नहीं है, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड 2 times a day एंड फॉर 2 minutes। और ये भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई आपने नाश्ते के बाद, जब आप कहीं जा रहे हैं, आपने अपना नाश्ता कर लिया है, उसके बाद आपने 3 to 4 hours के बाद मील लेना है, तो आप पहले अपनी ब्रशिंग करें, फिर आप घर से निकलें। इससे आपको ना 2 चीज़ें मिलती हैं, एक फ्रेश ब्रेथ मिलती है और दूसरा आपकी क्लीन माउथ कैविटी मिलती है। ठीक है, और रात में सोने से पहले आप ब्रश करें, उसके बाद आप पानी वगैरह पी सकते हैं, यस, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं और दूध भी नहीं, और फिर आप सोएं। तो ये एक चीज़ है ब्रशिंग की कि आपके ब्रशिंग को 2 times आपने किस टाइम करना है और 2 minutes के लिए करना है। और कोई इसका स्पेसिफिक मोशन है? हाँ, इसका स्पेसिफिक मोशन है। सबसे पहली चीज़ तो पेशेंट्स हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं। अभी कल एक पेशेंट मुझे कह रही थी कि हमें मज़ा नहीं आता सॉफ्ट ब्रश से, हमें लगता ही नहीं है कि दांत साफ हुए हैं। भाई आपको चाहिए आप सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें और नरम हाथों से अपने दांतों को ब्रश करें इन अ सर्कुलर मोशन फ्रॉम योर गम्स टूवर्ड्स योर टीथ। यानी कि आपने अपने गम्स से अपने दांतों की तरफ आना है ताकि आपका मसूड़ा आपके दांत की तरफ रहे।
पेशेंट क्या करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे ब्रश करते हैं और बहुत हार्ड। ये तो आप ट्रॉमा देते हैं। डॉक्टर साहिबा हमें ना स्क्रब करने की टेक्निक सिखा रही हैं, जैसे हम अपने फेस को हल्के हाथों से स्क्रब करते हैं ना, वैसे हल्के हाथों से अपने दांतों को भी ब्रश किया और करें। 2 मिनट तक जब आप अपने दांतों को एक पर्टिकुलर मोशन में साफ करते रहेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर से जो प्लाग लगता है, एक येलो सी टेनेशियस सी यानी कि चिपकने वाली लेयर आपके दांतों पे लगी होती है, वो इस 2 मिनट की ब्रशिंग से उतर जाती है और वो फिर आपके दांतों को हेल्प करती है टू री अटेन द मिनरल्स जो कि आपके सलाइवा के अंदर मौजूद है। ठीक है, वो प्लाग लगा रहेगा ना अगर आपके दांतों के ऊपर, तो आप समझे वो जो मिनरल आपके थूक के अंदर मौजूद है वो आपके प्लाग के ऊपर लग के मास्कुरा क्रिएट करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट गेट योर ब्रशिंग डन एंड देन गो आउट, ताकि वो जो 4-5 घंटे आपका मुंह साफ है तो वो आपके दांतों के अंदर मिनरल को ऐड करने में हेल्प करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुंह से गंदी बैड ब्रेथ जिसको हम कहते हैं वो आती है, उसका क्या हल हो सकता है? उसका हल भी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग है। ओके। मेरी एक बहुत जानने वाली अजीज़ हैं, वी हैव बीन टुगेदर फॉर लास्ट 4 to 5 years। ओके। और डर्माटोलॉजिस्ट है, माशाल्लाह से कंसल्टेंट है वो। तो उनको ये कंप्लेन थी पिछले 2 months बैक ना, तो मुझे ये कहती थी कि मारिया मैं अबाया पहनती हूँ और मुझे सिर्फ इतना सा मसला है कि मुझे अपने आप से फिर महसूस होता है कि यस मुझे स्मेल आ रही है। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया था कि गेट योर स्केलिंग डन। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी मास्कुरा अगर लगा हुआ ना, उनको लग रहा था कि उनके दांत बिल्कुल साफ हैं और उनके दांत बाकायदा साफ थे, ये नहीं है कि बहुत गंदे थे। सिर्फ 3 या 4 दांतों पे सामने और पीछे 2 दांतों के ऊपर कैल्कुलस था और सिर्फ उस जगह पे कैल्कुलस मौजूद होने की वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी इतनी ज्यादा थी कि वहां पे डेफिनेटली उनको स्मेल आती थी। राइट आफ्टर हर स्केलिंग द नेक्स्ट डे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यस मेरी जो बैड ब्रेथ की कंप्लेन थी वो खत्म हो गई है। और ये नहीं होता कि ये अब सारी जिंदगी के लिए खत्म हो गई है। आपने याद रखना है कि आपके मसूड़ों से खून प्रोसेस है। हाँ, मसूड़ों से जो खून आता है, आपको सेंसिटिविटी होती है या आपको बैड ब्रेथ होती है, वो रिपीटिव है, वो आपको 6 to 8 months के बाद दोबारा स्केलिंग के लिए जाना ही पड़ेगा। आप ये मत समझें कि एक दफ़ा प्रोसीजर हो गया है तो अब ये लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग कहते हैं और हमने एक्सपीरियंस भी किया है कि विटामिन B12 और K2 जो है वो दांतों से जो ब्लीडिंग होती है उसको, गम ब्लीड को जो है ट्रीट करने में हेल्पफुल है। इज इट ट्रू? इन अ पर्टिकुलर सेंस जो विटामिन C होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि अगर इसकी डिफिशिएंसी हो तो हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है। कोलेजन जो होता है वो हमारे मसूड़ों के अंदर मौजूद होता है, अगर वो कम हो जाए तो डेफिनेटली हमें ब्लीडिंग महसूस होती है। कोलेजन तो हम सिर्फ स्किन और बालों के लिए खाते हैं नहीं, वो हमारे हर किस्म के टिश्यू के अंदर मौजूद होता है, लाजमी मौजूद होता है। विटामिन C इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गम्स, उसके अंदर ब्लीडिंग को कम करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड। बट स्कर्वी इज अ कंडीशन जो बहुत कम लोगों में देखी जाती है। ठीक है, ये जो ब्लीडिंग हमारे गम्स से हो रही है उसका मेन कॉज है जिंजवाइटिस। जिंजवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। और वो क्यों हो रही है? फिर बैक टू द सेम पॉइंट के प्लाग कैल्कुलस मौजूद है, बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे गम्स के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो सूज जाती हैं। जैसे ही हमारा जो ब्रश है वो दांतों पर जाके लगता है तो डेफिनेटली हमारी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहिबा बहुत सारे लोग एक और सवाल करते हैं कि अगर वो नमक अपनी डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो उनके दांतों में दर्द होता है या दांतों से जो वो सूजना, जैसे स्वेलिंग की आप बात करिए, तो क्या ये पॉसिबल है या सिर्फ ख्याल है उनका? देखिए, एज सच इस पे रिसर्च तो मैंने नहीं की, बट आप देखें जो सॉल्ट है उसका काम क्या होता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना डेफिनेटली। और वो किस तरह करता है? सोडियम जो होता है वो वाटर को बाहर निकालता है। हाँ जी, ठीक है, वो उसकी वजह से यस सोजिश हो सकती है। जहाँ पे भी पानी बाहर निकलेगा वहाँ पे सूजन वगैरह होगी, या पानी को होल्ड कर लेगा तो भी दर्द होगी। ठीक है, तो इसलिए अगर वैसे ही हमें सॉल्ट कम लेना चाहिए। डाइटिशियंस यही कहते हैं कि हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं, हम सबको ही सॉल्ट की एक पर्टिकुलर अमाउंट लेनी चाहिए बस। लेकिन हमारा मसला ये है ना, हमने सर्दियां आ गई हैं, ऑरेंजेस खाने हैं, मौसमी खाने, ऊपर नमक भर के डाल के खाना है, हमने अंडा खाना है, नमक भर के ऊपर डाल के खाना है, हमें मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, जो मौसमी और ऑरेंज हैं दे आर वेरी गुड फॉर टीथ। वही नमक लगाएंगे तो क्या होगा ये बताएं। एक पर्टिकुलर अमाउंट में लगाएं, बहुत ज़्यादा नहीं। पाकिस्तानी वैसे ही स्पाइसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट एक पर्टिकुलर अमाउंट। किसी फ्रूट को तो बख्श देना, स्पाइसी चीज़ें आप अपने खानों के लिए रख सही है। हम लोग बहुत ज़्यादा नमक मिर्च हर चीज़ में ही पसंद करते हैं, चाहे वो बातें हों चाहे Exactly, मैं यही कहने लगी थी। अच्छा, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब मास्क हमने पहना कोरोना में या बाहर जाते हुए हम कभी भी पहनते हैं तो बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके फेस पे एक्ने होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द मास्क। तो इज इट ड्यू टू द बैड ब्रेथ?
नहीं, ये हमने सबने भी खुद बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। ठीक है, आप या तो अगर आपने मास्क यूज़ करना है, रीयूज़ करना है, उसको वॉश करके पहने, ठीक है, या फिर आप नया मास्क हर रोज़ चेंज करें। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, कुछ लोग रीयूजेबल मास्क यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जो हम यूज़ करते हैं मास्क 3 प्लाई मास्क, आप उनको भी रीयूज़ कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, ठीक है। लेकिन आप हर रोज़ उनको धो के पहने। ये मसला, क्योंकि हम तो डेंटिस्ट हैं, हमने पेशेंट के मुँह पे काम करना होता था, एंड वी यूज्ड टू वेयर 2 to 3 मास्क अ डे, ठीक है। एक मास्क के ऊपर दूसरा और फिर तीसरा, तो हम लोग उनको फिर इंटरचेंज करते रहते थे, क्योंकि यस, मास्क की वजह से आपको आती है, एक्नी होती है। अच्छा, अब उसमें भी ना 2-3 चीज़ें जो हमने तब नोटिस की थी। अगर हम किसी शॉप से खरीदते थे मास्क, तो तब मास्क इस तरह के बन रहे थे कि लोग खुद अपने हैंड से बनाते थे, लो क्वालिटी के मास्क थे, और उनके अंदर आप जब मुंह पे उनको लेते थे ना, तो आपको डस्ट की स्मेल भी आती थी, ठीक है। उसकी वजह से भी यस, आपके मास्क, उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। बाज़ लोगों को वैसे इससे एलर्जी होती है। मेरे अपने फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी शुरू हो गई थी इनकी वजह से, तो वी हैड टू शिफ्ट टू डिफरेंट मास्क। इसमें या तो रीयूजेबल मास्क शामिल थे, या कपड़े वाला मास्क शामिल था, या N95 शामिल था। तो ये बैड ब्रेथ की वजह से ये नहीं है, ठीक है। मास्क की क्वालिटी की वजह से हो सकता है, आपकी स्किन की सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है। बैड ब्रेथ का आपके मुंह के ऊपर दानों से कोई ताल्लुक नहीं। ये भी हो सकता है ना कि माइट बी बैक्टीरिया जो है वो आपके फेस पे अटैक कर रहा हो, या कुछ। अच्छा, ओरल कैविटी का बैक्टीरिया और स्किन का बैक्टीरिया डिफरेंट है, तो इसलिए वो बहुत, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए किया है क्योंकि मुझे अभी कल एक आंटी मिली हैं, और उन्होंने मुझे ये कहा है कि बेटा, मेरे तो पता नहीं डेंटिस्ट ने मुंह को क्या कर दी है, जिसकी वजह से ना मैं मास्क लगाती हूँ तो मुंह पे दाने होते हैं। मैंने उनको खैर समझाया कि दिस इज नॉट ड्यू टू दैट, लेकिन मैं था कि शायद बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होगा, तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं। नहीं, वो बात है कि स्किन सेंसिटिविटी, स्किन एलर्जी, बैड मास्क, क्योंकि ओरल कैविटी का बैक्टीरिया और द बैक्टीरिया दैट इज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग दिस एक्नी इज डिफरेंट, व्हिच लीड्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज पेशेंट्स जब आते हैं आपके पास, तो ऑफ कोर्स एक बैड ब्रेथ या एक जो स्मेल है, वो डॉक्टर बेचारे ने मुंह के अंदर काम करना है, तो वो कितना मुश्किल होता है। अच्छा, वी आर हैबिचुअल ऑफ इट। एक पर्सन जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहा होता है, ही और शी बिकम्स हैबिचुअल ऑफ इट। सो व्हेनेवर आई एम सिटिंग ऑन माय डेंटल चेयर, आई नेवर फील इट, नेवर एवर। उठ के फील करती हैं? यस। अच्छा, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। मैं जब क्लिनिक पे होती हूँ, आई नेवर फील एनीवन्स बैड ब्रेथ, ठीक है। आई एम एक्चुअली हैबिचुअल ऑफ इट, ये डिसेंसिटाइज हो चुकी हूँ मैं, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग फॉर पास्ट 4 years, 4 to 5 years ऑन पेशेंट्स, तो वी नेवर फील इट। बट येस, जब आप किसी मार्केट में होते हो या कहीं पे होते हो, तो ये एक शायद डेंटिस्ट की बड़ी अजीब चीज़ है, आपकी नज़र उनके दांतों पे पड़ती है, और आपको एक्स्ट्रा उनके मुंह से स्मेल महसूस होती है, ठीक है। बट ऑन अ डेंटल चेयर आई एम एक्चुअली फाइन विद इट, आई डोंट माइंड। ये वही चीज़ है ना कि जैसे जो काम आपको अच्छा लग रहा होता है ना, वो आपको फील नहीं होता। हाँ। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, मैं जितना मर्जी बीमार हूँ ना, जैसे ही कैमरा ऑन होता है, मेरी एक एनर्जी बूस्ट होके ऐसे और ये हमारे साथ भी होता है, इवन इफ If you're working on a patient, you'll be fine. वो 45 minutes ओके हैं, उसके बाद yes we need a tissue paper, यार अब चाहिए। वही बात है, जो चीज़ खुशी देती है ना, वो आपको कभी भी तंग नहीं करती। और मुझे एज डेंटल पेशेंट पे काम करना बहुत खुशी देता है, एज कम्पेयर टू many different things। अच्छा, हम बात करते हैं स्ट्रेस फूड्स या हमारे जो कंफर्ट फूड्स होते हैं, उसमें हम स्पेसिफिकली मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो क्या मीठा हमारे दांतों को ज़्यादा ख़राब करता है? स्वीट टूथ होना भी बाज़ दफ़ा ना आपको तंग कर जाता है। पहली चीज़ तो ये कि ऑल द कन्फेक्शनरीज, जितनी भी चीज़ें आप मीठे में लेते हैं, उन सब के अंदर एक जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, उसको सुक्रोज कहते हैं, और ये अब बहुत ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। फ्रुक्टोज हमारे जो फ्रूट्स हैं उनमें मौजूद होता है। सुक्रोज जो है, उसको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो हमारे बैक्टीरिया के लिए एक बड़ा अच्छा फूड मौजूद होता है, ठीक है। दे एक्चुअली टेक इट, दे एक्चुअली प्रोड्यूस एसिड, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, और फिर वो हमारे दांतों के अंदर से मिनरल्स को लीच आउट करता है। हमारे जो दांत हैं वो मिनरल से बने होते हैं, उसकी बाहरी वाली लेयर भी, अंदर वाली लेयर भी। तो ये जो एसिड प्रोड्यूस होता है, ये हमारे दांतों से जब मिनरल निकालता है, हमारा दांत डेफिनेटली वहाँ से वीक हो जाता है, और जैसे ही वो वहाँ से वीक होता है, तो वहाँ पे कैविटी बनना शुरू हो जाती है। जब हम पेशेंट से कहते हैं ना कि आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, तो एक्चुअली आस्क, क्या ये सच्ची में कीड़ा होता है? क्या ये नजर आता है? हम उनको यही बताते हैं कि इट इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस इन विच द मिनरल इज टेकन आउट फ्रॉम योर टीथ एंड इट इज़ नोन एज कैविटी, ठीक है। हम उसको आपके को संभालने के लिए ये कहते हैं कि ये कीड़ा लगा हुआ है, बट वो लीचिंग ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम योर टीथ होता है। तो बच्चों के दांतों में तो कीड़ा लगना बड़ा ही कॉमन होता है, तो उसे कैसे प्रिवेंट करें?
बच्चों के दांतों में ना मीठा की वजह से उस तरह से कीड़ा नहीं लगता। बच्चों के दांतों में एक सबसे जो कॉमन पैटर्न हमने देखा है ना, माएँ अपने बच्चों को फीडर देती हैं और दे के सुला देती हैं। हमने बड़ी दफ़ा उनसे कहा है कि यार आप ग्लास में फीडर दें, मिल्क दें, और फिर उसके बाद आप चलें ब्रश नहीं कराना चाह रही हैं, पता है आप थकी हुई हैं, आपके और भी बच्चे हैं और भी जिम्मेदारी हैं, तो आप एटलीस्ट उनको थोड़ा सा पानी पिला दें या कुली करा दें। एग्जैक्टली। और कुली कराने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी पिलाकर का थूक दो, नहीं, आप अपनी उंगली लें और बच्चे के दांतों पे हल्का हल्का उसको स्क्रब कर दें, ताकि जो एक चिकनाहट की लेयर बच्चों के दांतों पे लग गई है आफ्टर द एज ऑफ 1.5। जैसे तो ब्रशिंग वो कहते हैं कि जिस वक्त पहला दांत आपको नजर आ जाए आपने कराना है, नहीं, 1.5 साल का बच्चा हो गया आप इसी तरह करें। प्लीज़ अपने बच्चों पे रहम करें, क्योंकि बाय द एज ऑफ 3, 4, 5 बच्चे अपने दांतों में कैविटीज़ के साथ आते हैं और फिर पेरेंट्स समझते हैं भाई हमारे बच्चे को डेंटिस्ट डील नहीं कर सक रहा। एक चीज़ होती है प्रिवेंशन, एंड वी डेंटिस्ट एक्चुअली वर्क ऑन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज अ लॉट, कि भाई आप अपने आप को जख्म दो ही ना, अपने लिए ये बीमारी लाओ ही ना। उसका एक ही हल है कि एक तो आप बच्चों का पर्टिकुलर मील टाइम कंफर्म करें, भाई हमने आपको कैंडी देनी है, हमने आपको स्नैक देना है, इट्स गोना बी 1 और 2 a डे, और उसके बाद आपने फिर कुली वगैरह करनी है या ब्रश करना है। एक चीज़ ये, दूसरा ये जो मिल्क है इसका एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइन करें, फिर बच्चों के दांतों के ऊपर से वो चिकनाहट की लेयर दूर करें। और ये चीज़ हदीस में भी है कि जब हजूर पाक दूध लेते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो उसके बाद कुली लाजमी बिल्कुल, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूध के साथ जो आपके, अच्छा मुझे ये देखने में लगता है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया है कि जब वो दूध पी के रात को सो जाते हैं तो दांतों का खराब होना ज्यादा कॉमन उन लोगों में होता है। यस, क्योंकि ये आपको बता रही है सारी रात दूध मुंह में रहता है, लगा रहता है, और बैक्टीरिया के लिए तो एक नई वहाँ पे मौज लगी होती है, फन होता है उनके लिए, पार्टी चल रही होती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब हम मिल्क शेक्स वगैरह पीते हैं तो उसके अंदर हमने दूध लिया जो कि मीठा, हमने फ्रूट लिया, फ्रुक्टोज आ गया, उसके ऊपर से हमने चीनी डाली, सुक्रोज भी आ गया, सारा कुछ मिक्स करके हम मिल्क शेक्स भी बच्चों में बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कराते हैं। तो किस टाइम दे फिर बच्चों को? डेफिनेटली बच्चे आजकल सोने से पहले लाजमी दूध लेते हैं, क्योंकि इट मेक वो उनको ना एक फीलिंग देता है ऑफ बीइंग फुलनेस। ठीक है, फुलनेस की फीलिंग की वजह से आपका तमाम तर जो ब्लड सर्कुलेशन इट गोज टुवर्ड्स योर स्टमक, और आपको नींद आ जाती है, बच्चों को नींद आ जाती है। आप दें, हम ये नहीं कहते कि आप ना दें बच्चों को, ठीक है, अगर आप दूध वगैरह दे रहे हैं, मिल्क शेक दे रहे हैं, आप उसके बाद सिर्फ अपने बच्चों को रिंस करवा लें और स्क्रब करके उनके दांतों को, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 90% फ़र्क आता है। वो बच्चा जो कि अपने दांत में और मुंह के अंदर मिल्क ले के सो रहा है, उसके मुकाबले में वो जो ब्रशिंग कर रहा है, डेफिनेटली बहुत फ़र्क आएगा। ठीक है, और ये आपके बच्चों पे आपकी इन्वेस्टमेंट है। जहाँ हम इतना उनके कपड़ों पे, उनके स्कूल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ हम थोड़ी सी उनके दांतों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हम हर 6 मंथ्स के बाद उनको चेक करते रहें, उनके दांतों को देखें। मुंह खोल के 2 मिनट के लिए देखना कोई मुश्किल काम नहीं है अपने बच्चों का, ठीक है। 6 मंथ्स के बाद yes, Pakistani parents are very very busy, but they really need to invest in this thing. क्योंकि मैंने कैंप किया था यूनिक में, हमारे घर के करीब एक वो है, क्लिनिक के करीब एक स्कूल है। आप यकीन करें 90% ऑफ द पॉपुलेशन, उनका जो फर्स्ट मोलर होता है, जो बाय द एज ऑफ 6 आता है, वो ज़ाया था। ओह माय गॉड। ठीक है, जस्ट बिकॉज पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बच्चों का पहला दांत कब आ रहा है। इट कम्स एट द एज ऑफ 6 years। तो वो एक परमानेंट टीथ है जिसने सारी जिंदगी उनके मुंह में रहना है। बिल्कुल। तो प्लीज अपने बच्चों की ओरल कैविटी की आप खुद ऑब्जर्वेशन किया करें आफ्टर द एज ऑफ 6.5, और उनको ब्रशिंग टेक्निक की तरफ लेके आएं कि भाई प्रॉपर आखिर तक ब्रश करके 2 मिनट्स के लिए ब्रश करें, क्योंकि वो दांत बाय द एज ऑफ 12 खत्म हो चुका होता है। फिर या आप उसकी रूट कैनाल करा रहे होते हैं या एक्सट्रैक्ट करवा रहे होते हैं, आपकी सारी की सारी अक्लूजन, यानी कि दांत जहाँ मिलते हैं वो खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और इस सब का सबसे बड़ा कसूरवार क्या है? ये जो मीठा हम खाते हैं उसके बाद हम सफाई नहीं करते। डॉक्टर साहिबा, क्या इसका कसूर टूथपेस्ट भी हो सकती है? टूथपेस्ट जो होता है ना, नहीं, टूथपेस्ट आपको कैविटीज कॉज नहीं करता, वो आपको सिर्फ एक क्लीनिंग में हेल्प करता है। जो नॉर्मल टूथपेस्ट होती है ना, इट ओनली हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड रीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ। अगर आप फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करें, इट एक्चुअली हेल्प्स, बट टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट। ठीक है, फ्लोराइड की एक क्वांटिटी जो होती है अगर बहुत ज़्यादा है, आपने कुछ लोगों में ऑब्जर्व किया होगा उनके दांतों पे धब्बे होते हैं, कुछ पे एक्सट्रीम वाइट किस्म के और कुछ पे येलो किस्म के, कुछ पे येलो प्लस ब्लैक किस्म के। ठीक है, अगर आपके पानी के अंदर फ्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो वो आपके दांतों को ख़राब करता है। बट टूथपेस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लोराइड मौजूद होता है विच एक्चुअली हेल्प्स इन द रीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ। हम सारा दिन खाना खाते हैं, बैक्टीरिया हमारे दांतों पे काम करते हैं। वो जो बैक्टीरिया होता है वो डीमिनरलाइज कर रहा होता है दांत को। जब हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं
टूथपेस्ट प्लस हमारा सलाइवा, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिनरल क्वांटिटी एडेड होती है, तो वो हमारे मिनरल जो है टीथ के अंदर वापस ऐड करता है एंड इट प्रिवेंट्स कैविटी फॉर्मेशन। और ये नहीं है कि हर टूथपेस्ट का यही काम है, मुख्तलिफ किस्म की टूथपेस्ट ब्रांड्स मौजूद है हमारे उसमें मार्ट्स पे, यस, जिनका मुख्तलिफ काम है। जिस तरह के एक हमारा ब्रांड मौजूद है जो कि हमें हेल्प करता है ठंडा गर्म से बचाने के लिए, और एक हमारा ब्रांड मौजूद है जो हमें हेल्प करता है कि मसूड़ों से ब्लीडिंग ना हो। बट हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो समझते हैं कि यही टूथपेस्ट जो हमें एक दफ़ा सूट करके सारी जिंदगी यही करेंगे। yes, ऐसा ना किया करें। जो एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट है वो 2 to 3 मंथ्स के लिए यूज़ करें, फिर उसको छोड़ दें, क्योंकि अब उसका साइड इफेक्ट आएगा आपके दांतों पे। आपने एक टूथपेस्ट, आपको एक डेंटिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया कि भाई आपको सेंसिटिविटी है, आप यूज़ करें, आपने 2 मंथ्स यूज़ किया, उसके बाद छोड़ दिया, 4-5 दिन आपको ठंडा गर्म लगेगा, फिर आप एक पर्टिकुलर नई टूथपेस्ट पे आ गए जो कि बिल्कुल सादी टूथपेस्ट है, इसके अंदर कोई भी केमिकल एडेड नहीं है। 3-4 दिन के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। बट अगर आप एक टूथपेस्ट को लगातार यूज़ करें फॉर योर सेंसिटिविटी, द मोमेंट यू विल स्टॉप यूजिंग इट, आपको महसूस होगा कि आपकी सेंसिटिविटी जा ही नहीं रही फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। तो जब भी कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसको 2 to 3 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, फिर एक नॉर्मल टूथपेस्ट की तरफ आ जाएं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, डेफिनेटली, और वो गम्स और टीथ में भी इसी तरह है। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारी जो टूथपेस्ट हैं, लोग कहते हैं कि करने के बाद भी दांत साफ नहीं होते, या जो उनका साइड्स होते हैं ऑफ माउथ, वहाँ से एक वाइट कलर के जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कुछ स्लाइवा के साथ थिक हो जाता है। तो ये टूथपेस्ट की वजह से है? लैक ऑफ विजिट टू अ डेंटिस्ट की वजह से, ठीक है। यू हैव टू विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 to 8 months जस्ट टू गेट योर स्केलिंग डन। आपको यही मैंने आपको बताया ना कि स्केलिंग इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर टीथ। आपके दांतों पे ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट है कि आपके दांतों के ऊपर प्लाग, कैलकुलस आप पर्टिकुलरली रिमूव खुद से नहीं कर पाते। तो आप जब डेंटिस्ट को विजिट करेंगे वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ की तरफ कि आपने अपनी स्केलिंग करवानी है, उसके बाद आपने टूथपेस्ट चेंज करना है, माउथ वॉश चेंज करना है, और ये चीज़ें बहुत हद तक ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। लेकिन जो लोग ब्रेसेस यूज़ करते हैं वो किस तरह से ब्रशिंग कर सकते हैं? ब्रेसेस यूज़ करने के लिए पर्टिकुलरली ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस मौजूद होते हैं जो कि आपके जो ब्रैकेट्स लगे होते हैं उसके ऊपर और नीचे आपको हेल्प करते हैं ब्रश करने में। और हम जो है वो पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि एक ब्रश होता है इंटरडेंटल ब्रश, वो थोड़ा सा ना टेढ़ा होता है, अपनी उससे एंगल में होता है, तो उसको आप अपनी वायर के नीचे से ले जाके अपने टीथ के साइड्स को क्लीन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। वो भी एक पर्टिकुलर टेक्निक उसको सिखाती हूँ कि आपने वायर के नीचे से अपनी ब्रैकेट्स के इर्द गिर्द सफाई करनी है। ब्रेसेस हम कर रहे होते हैं स्टैटिक्स के लिए, ठीक है, खूबसूरती के लिए। जब 2 साल 3 साल बाद हम ब्रेसेस उतारते हैं ना, दांतों के ऊपर डीमिनरलाइजेशन हो चुकी होती है क्योंकि पेशेंट ने उन 2 सालों में अच्छे से ब्रशिंग नहीं कंटिन्यू की या माउथ वॉश नहीं यूज़ किया। और इसमें कसूर कुछ डेंटिस्ट का भी है, वो नहीं बताते, वो समझाते ही नहीं है। और मैं अपने पेशेंट्स को जब वो आते हैं तो मैं जब उनकी वायर चेंज करने वाली होती हूँ, मैं वायर उतार के उनसे एक बात कहती हूँ कि जाएं अपना ब्रश लेकर आएँ घर से। जब वायर उतारती हूँ उनसे कहती हूँ कि वॉशरूम में चले जाएं, टूथपेस्ट पड़ी हुई है ये लेके आए हैं, वो वाली यूज़ कर लें और ब्रश करके आएँ। जब एक दफ़ा वायर उतरी है तो डेफिनेटली आप ब्रश कर ही हैं अच्छे से, क्योंकि अब आपकी वायर मौजूद नहीं है। और दूसरा, उन्हें प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक समझाएं। 3 to 4 months के बाद आप एक दफ़ा उनका स्केलिंग करवा लें। ठीक है, क्योंकि जब एक पैकेज आपने उन्हें दिया ही हुआ है, मैंने उन्हें पैकेज दिया होता है कि आपकी ड्यूरिंग दिस आफ्टर एवरी 3 to 4 months एक दफ़ा आपकी स्केलिंग हो ही जाएगी। ठीक है, बेशक आप अंदर वाले दांतों की तरफ से ना करें, बाहर जहाँ ब्रैकेट्स लगे हुए हैं उधर से तो आप कर ही सकते हैं ना, कि वहाँ पे जो कैलकुलस प्लाग थोड़ा बहुत लगा हुआ है वो उतर जाए। ठीक है, तो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक, प्रॉपर माउथ वॉश यूज और फिर स्केलिंग आफ्टर एवरी 4 to 5 months हेल्प्स यू लॉट ड्यूरिंग ऑर्थो ट्रीटमेंट। और अगर मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली हूँ जो ये समझते हैं कि ब्रेसेस लगने के बाद ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर वो यही बात है, आप एक दफ़ा मेकअप करा लें और फिर मेकअप ना धोएं, फिर आप देखें 3-4 दिन के बाद मुंह पे किस तरह से एक्ने आती है। आप बेस्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे फिट हो रही थी क्योंकि मैंने लिटरली ऐसे लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि भाई ब्रेसेस लगे या ब्रश की क्या ज़रूरत है, वो खुद ही साफ कर देते हैं दांतों को। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग कहेंगे कि मैं बड़ी रूड हूँ या डेंटिस्ट बड़ा रूड है, वो अपने पेशेंट को उस तरह से वो नहीं कर रहा। बट हमें चाहिए कि अगर हम पेशेंट में ये पैटर्न देख रहे हैं, हम पेशेंट को डांट दें, पेशेंट को पेनल्टी चार्ज करें। लिटरली हमें चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना दांतों पे 1 लाख 1.25 लाख 2 लाख पेशेंट इन्वेस्ट करते हैं ऑर्थो के ट्रीटमेंट में, तो अगर वो इतनी खूबसूरती लेने के लिए
एक काम करवा रहे हैं, इतने डेस्परेट हैं, तो व्हाई नॉट क्लीन योर टीथ? क्लीन योर टीथ वेल, ठीक है? क्लीन तो वो कर ही लेते हैं, 1 मिनट 2 मिनट लगा ही लेते हैं, पर उनको साफ करना भी जरूरी है, उनका साफ होना भी जरूरी है। क्या हड्डी का कलर पीला होता है? दांत की हड्डी का कलर पूछ रही है? हाँ। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे दांत वाइट या येलो हैं, और फिर बड़े बूढ़े कहते हैं कि आपकी हड्डी का कलर ऐसे है। दांत की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर इनेमल, उसके नीचे डेंटिन और उसके नीचे पल्प। ये जो दरमियान वाली लेयर है ना डेंटिन, असल में इसका एक कलर होता है, इसको वो कहते हैं कि ये दांत की हड्डी है। इसका कलर रेंज करता है फ्रॉम येलो टू ब्राउन। और जो ऊपर वाइट कलर की लेयर है ये असल में रेडियो ओपेक होती है, यानी कि इसके अंदर से लाइट पास करती है, और नीचे जो डेंटिन की लेयर होती है वो अपनी लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो जो भी आपकी डेंटिन का कलर होगा वो आपके दांतों पे वाजिया होगा, ठीक है? तो वो आप समझे एक दांत की हड्डी है। हम कोई ऐसा सप्लीमेंट खा सकते हैं जिससे दांत गोरे हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ इन्वेंट करें ना, देखिए स्किन गोरा करने के लिए है तो दांत गोरा करने के लिए डेफिनेटली प्रोसीजर्स मौजूद हैं, जिसके अंदर एक प्रोसीजर जो है उसको हम टीथ वाइटनिंग कहते हैं। लेकिन टीथ वाइटनिंग परमानेंट प्रोसीजर नहीं है। किसी भी पेशेंट ने जब टीथ वाइटनिंग करवानी है वो याद रखिए कि आपकी ओरल हाइजीन की मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है ये कितना टाइम चलेगा, और एक टाइम पीरियड पे। अब ओरल हाइजीन में प्रॉपर ब्रशिंग शामिल है, इसके बाद लेस यूज ऑफ कॉफी, टी, एनीथिंग दैट कॉजेज स्टेन ऑन योर स्मोकिंग बेवरेजेस, वो भी। इसके अलावा टोमेटो केचप, मायोनीज, ये सब चीजें भी शामिल है। ऑरेंज जूसेस, जो भी चीज, प्रोसेस्ड फूड बेसिकली। यस, टोमेटोज भी मौजूद हैं जिनका जो रंग है वो आपके दांतों पे जाता है। और ये जो वाइटनिंग का प्रोसीजर है ये 8 to 10 months, मैक्सिमम 12 to 14 months तक आपका रहता है, दांत गोरे रहते हैं, फिर वो वापस उस तरफ आ जाते हैं। फिर उतने ही काले होते हैं जितने थे या उससे ज्यादा होते हैं? नहीं, जितने आपके पहले थे वो उसी पे वापस रंग आ जाता है, ठीक है? ओके। और टीथ वाइटनिंग बहुत ज्यादा भी नहीं करवानी चाहिए, once every 2 to 3 years अगर आप करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके दांत गोरे रहें, क्योंकि ये एक टेम्पररी हल है, ये आपको बार बार करवाना पड़ेगा अगर आप दांत चाह रहे हैं गोरे हों। तो दांत गोरे करवाने का नुकसान आप कह रही हैं कोई नहीं है? नुकसान कोई नहीं है, साइड इफेक्ट ये शुरू में आता है कि जब आप पहले दिन वापस जाते हैं 3-4 दिन आपको ठंडा या गर्म बहुत शदीद किस्म का लगता है। ओके। पंखे की हवा भी लगती है, एसी की हवा भी लगती है, बट वो खूबसूरती के लिए लोग बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, 3-4 दिन बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अच्छा, एक और जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन मैंने देखा है लोगों में वो ये है कि आम हम घर का पानी पीते हैं तो वो दांतों को नहीं लगता, जबकि हम बॉटल्ड वाटर जो पीते हैं, और किसी स्पेसिफिक ब्रांड का माइट भी हो सकता है, या किसी 2-3 ब्रांड्स, जो भी, हम जब वो पानी पीते हैं तो वो पानी हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा चुभता है। तो ऐसा क्यों होता है? प्रिजर्वेटिव्स की वजह से हो सकता है, क्योंकि वैसे तो मिनरल्स एडेड होते हैं, जो डिफरेंट प्रोसेस्ड वाटर होता है उसके अंदर मिनरल्स एडेड होते हैं। माइट बी चेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वाटर बॉटल्स का। वाटर बॉटल्स नॉर्मल टेम्परेचर पे भी तो आप यूज़ करते हैं। अब ये बात है कि अगर वो ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनको लगेगा ही लगेगा सब दांतों में, अगर वो पहले से ही सेंसिटिविटी का शिकार है। आपने ये नोट किया होगा कि पेशेंट्स कहते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो हमें पानी का टेस्ट डिफरेंट लगता है। हाँ, ट्रू। ठीक है, तो क्या पता इस बात की वजह से उनके दांत जो हैं वो सेंसिटाइज्ड है अपने घर के वाटर की वजह से, और बाहर की नहीं। ये हो सकती है एक पर्टिकुलर रीज़न। क्या हमारे कुकिंग प्रोसेसेस जो हैं वो भी हमारे दांतों के ठीक होने में, ख़राब होने में कोई रोल प्ले करते हैं? नहीं, एज सच नहीं। आपको सिर्फ ये है कि दांतों की सफाई, फिर दांतों के दरमियान से सफाई, डेंटिस्ट को विजिट, और आपने ये बात याद रखनी है कि हर कुछ टाइम के बाद अपनी टूथपेस्ट का चेंज। ये आपके दांतों को प्रिवेंट करेगा फ्रॉम गेटिंग कैविटीज, या अगर उसमें कैविटी मौजूद है तो उसको रीमिनरलाइज करने में। और एज सच खाने का इस पे रोल नहीं है। हाँ, अगर आप दांतों को साफ नहीं रखेंगे, मुंह में खाना पड़ा रहेगा, डेफिनेटली आपको लोगों को ना दिखाएं कि आपने क्या खाया। हाँ। अच्छा, कहा जाता है कि दांत में दर्द हो रहा हो तो लौंग रख लिया जाए तो दांत ठीक हो जाती है दर्द। हमारे अपना एक पर्टिकुलर वो है मौजूद है, एक केमिकल मौजूद है जिसके अंदर हमारा यूजिनॉल शामिल है, उसको लौंग का तेल कहते हैं। ठीक है, बट उसकी क्वांटिटी, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है। वो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोव, ठीक है, बट येस वो डिफरेंट है। और इट हेल्प्स बट फॉर अ फ्यू मिनट्स और अ फ्यू डेज। ठीक है, नॉट फॉर लाइफ टाइम, नॉट फॉर अ लाइफ टाइम। ठीक है, और लोग रखते हैं, उनका दर्द खत्म हो जाता है। आप याद रखें, जब भी आपको दांत में दर्द हो रहा है ना, इसका मतलब है कि आपको डेंटिस्ट को विजिट करना है, क्योंकि आपके टीथ जो हैं वो आप इस्तेमाल करते हो खाना खाने में,
जब एक दांत को कीड़ा लग गया है तो भाई आपने उसका ट्रीटमेंट करवाना है, उसको ऐसे छोड़ना नहीं है। लोग इसी तरह उसको इलायची रख के, लौंग रख के चलाते रहते हैं, 6 महीने, साल, 1.25 साल निकाल लेते हैं। वो इस तरह निकालते हैं कि हर दूसरे दिन उसमें लौंग चेंज कर रहे होते हैं। ये तो आप वो बात कर रही हैं कि टायर पंक्चर है लेकिन उसमें हवा भरा के उसके साथ 1.5 साल गुजारा कर लिया जाए और फिर टायर चेंज कराया जाए जब तक वो तबाह हो जाए। हाँ, देखें, आपको शुरू में ठंडा या मीठा लगा है, इसका मतलब है इट्स एन इंडिकेशन फॉर अ फिलिंग। भाई आप विजिट करें, फिलिंग एक छोटा और सस्ता काम है, इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो कि आप अपने टीथ पे कर रहे हैं, ठीक है। बहुत भी कोई महंगा हो गया तो कितना कोई महंगा हो जाएगा। जब आप फिलिंग करवा लेते हैं ना, आप समझिए यू हैव सेव योर टीथ फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इवन मोर, या फिर आप उसको रूट कैनाल से बचा लेते हैं। द मोमेंट जब आपका दांत ठंडा या मीठा लगने से गर्म पे चला जाता है, अब आप समझें कि बात बढ़ गई है, ठीक है, बात बिगड़ गई है। अब आपने उस दांत का रूट कैनाल कराना है, या आप दांत एक्सट्रैक्ट करवाते हो या आप दांत रूट कैनाल करवाते हो। हम कहते हैं कि वो डेंटिस्ट जो कि दांत को बचा ले वो असल में डेंटिस्ट है, वो जो निकाल दे दांत वो डेंटिस्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड आपकी डेंटिस्ट्री जो है इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ टूथ। आपने अगर देखा है कि हाँ एक दांत बच सकता है, आप पेशेंट को कन्विंस करें कि बेशक थोड़े से पैसे ज़्यादा लग रहे हैं बट ये दांत आपका अगले आपके मुंह के अंदर 5 से 10 साल, बाज़ दफ़ा 15 से 16 साल भी गुजार जाता है, तो आप उसको सेव कर लें। पहली चीज़ तो आप कोशिश करें कि जैसे ठंडा मीठा लगा फिलिंग करा लें, ठीक है। ये आपके लिए आप बेहतर है, ठीक है, डेंटिस्ट के लिए नहीं। डेंटिस्ट ने जब रूट कैनाल करनी है उसने ऊपर पोस्ट भी लगानी है उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, उसमें फिलिंग भी करनी है, फिर उस पर क्राउन भी करना है, ठीक है। इट बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर द पेशेंट बट फॉर द इट्स गुड फॉर द डेंटिस्ट, बट फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई जब आपको ठंडा या मीठा लग रहा है आप आके फिलिंग करा लें। इवन क्राउन करवाने के बाद भी आपको डॉक्टर के पास हर दूसरे हफ्ते जाना पड़ता है क्योंकि आपका जो ओरिजिनल दांत था आपने उसको ठीक ही नहीं कराया। डॉक्टर्स तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जो डेंटिस्ट होते हैं इवन वो ब्रिज बनाकर भी दांत को बचाने की बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं। ये ठीक है कि आपको क्राउन लगवाना चाहिए, इसके लिए आपको हर दूसरे तीसरे हफ्ते विजिट नहीं करना पड़ता। पेशेंट को हमें अगर आप टेक केयर नहीं करेंगे तो फिर आना पड़ेगा। डेफिनेटली हम पेशेंट को 2 बातें समझाते हैं क्राउन लगाने के बाद। भाई आपने अब फ्लॉस लाजमी करना है, क्योंकि जहाँ पे आपने ब्रिज या क्राउन लगवाया है 2 दांतों के दरमियान में आपका जब फ्लॉस होता रहेगा वहाँ से खाना निकलता रहेगा, आपका 7 वाला दांत बचा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और आपने विजिट भी करना है डेंटिस्ट को एवरी 6 to 8 months ये दिखाने के लिए कि भाई आपका दांत ठीक चल रहा है, ठीक है। वो आपसे क्या चार्ज, कंसल्टेशन ही मैक्सिमम चार्ज कर लेंगे। इससे आपके लिए 2 फायदे हैं, एक आपको पता लग जाएगा कि आपके 7 वाले दांत में कोई मसला तो नहीं आ रहा, दूसरा आपका दांत चेक हो जाएगा, और आपकी कोई और दांत में मसला आ रहा हो तो वो भी आपका चेक हो जाएगा और ज्यादा पेनफुल प्रोसेस से आप बच सकते हैं। यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आप फिलिंग करवा लें, आपका दांत जो है वो सेव हो जाएगा। आप खुद को पहले पेन करवाएं, फिर आप काम करवाने आए, या वो एक्सट्रैक्ट होगा या रूट कैनाल होगा, उससे बेहतर है कि एक छोटे टाइम पीरियड में आप अपना काम बचा लें। एक फिलिंग इज अ 1 विजिट प्रोसेस, जबकि रूट कैनाल के लिए आपको बार बार विजिट करना पड़ता है। तो जब आपको साइंस एंड सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, यस मुझे ठंडा या मीठा लग रहा है, विजिट अ डेंटिस्ट, गेट योर ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहिबा सिंपल कह रही हैं 1 किलो भी बढ़े तो रोक लो अपने वजन को ज्यादा बढ़ने मत। ऐसे ही है, क्योंकि देखिए प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज इज अ बेटर देन क्योर। यस। अच्छा, मैंने ये देखा कुछ टाइम पहले मुझे एक पेशेंट मिली, शी वॉज देयर फॉर वेट लॉस, तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई कि मेरे डॉक्टर ने, अब सॉरी टू से डेंटिस्ट ही थे वो भी, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है कि एक एक करके सारे दांत निकलवा दो और आर्टिफिशियल पूरी जो वो है वो ब्रैकेट वो लगवा लो। तो क्या ये ठीक है? अब मुझे उस पेशेंट का वो तो नहीं पता, बट देखें अगर पेशेंट डायबिटिक होता है उसके सब दांत हिल रहे होते हैं। अब इसमें भी 3-4 चीज़ें हैं। एक डायबिटिक पेशेंट जब डायबिटीज़ की तरफ चला जाता है, जो उसका जनरल फिजिशियन है वो उसको गाइड करे कि भाई अब आपका डेंटिस्ट के पास जाना लाजमी है। जब तक आपके दांत, अब आपने खुद देखा है जितना ज़्यादा शुगर कंटेंट आपकी ब्लड में मौजूद होता है उतनी आपकी हीलिंग कम हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है आपकी हड्डी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म होगी, ठीक है। जब लोग सफाई नहीं करवाते, अपने दांतों की केयर नहीं करते, उनके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, और डायबिटिक पेशेंट्स के साथ ये ज़्यादा होता है। फिर जो लोग सफाई नहीं कराते उनकी हड्डी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, हम उन्हें कहते हैं कि भाई अपना शुगर को डायबिटीज़ है, और उन्हें नहीं होती, तो वो उनका एक फैमिली पैटर्न भी चल रहा होता है, उनकी सफाई ना करने का पैटर्न भी चल रहा होता है, और वो उस तरह से दांतों की सफाई करते भी नहीं है, ठीक है। लोग शुरू में ब्रश बाज़ दफ़ा 40-45 पे कर रहे होते हैं, 60 की एज तक उनके दांत हिल चुके होते हैं, और बाज़ 45 तक भी हिला के आते हैं। सफाई ना कराना, सफाई ना रखना, ये चीज़ें एक फैक्टर है।
अब बाज़ दफ़ा इस तरह होता है आपके सारे दांत हिल रहे हैं। हमारी ना मोबिलिटी की भी एक ग्रेडिंग है कि ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। जब पेशेंट के दांत ग्रेड 3 में होते हैं तो ये हम उन्हें यही कहते हैं कि आप अपने दांत निकलवा लें, क्योंकि वो उनसे खा नहीं सक रहे होते। जो दांत हिल रहे हैं, ना आप उनसे ठीक से चबा सकते हैं, ना आप उनसे खा सकते हैं, आप सिर्फ खाना आप सिर्फ खाना निगल रहे हैं। तो बेहतर होता है आप दांत निकलवा के अपने रिप्लेसमेंट करवा लें विद अ डेंचर। ये हर पेशेंट के दांतों की मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर ग्रेड 1 मोबिलिटी है, बोन लॉस बहुत ज़्यादा है, फिर एक डिफरेंट प्रोसीजर की तरफ आप चले जाते हो। लेकिन अगर ग्रेड 3 मोबिलिटी है, दांत बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, हम उनको कैसे बचाएं? अक्ल दाढ़ अगर किसी को नहीं आती तो क्या उसको अक्ल नहीं आती? ऐसा नहीं है। और जिसको अक्ल दाढ़ आ रही होती है, टेढ़ी आ रही होती है, वो निकलवा ले, उसकी तबीयत साफ हो जाती है। उसकी तबीयत साफ हो जाती है। अक्ल दाढ़ जो है उसको निकलवाना बड़ा ज़रूरी है। एक टाइम आता है कि आपको ना, जब अक्ल दाढ़ निकल रही होती है, पेन शुरू हो जाती है। आप ये ना समझें कि अक्ल दाढ़ जो है वो पूरी मुंह में आएगी, आप तभी उसको निकलवाएंगे। अक्ल दाढ़ को निकलवाने के 2 बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे ये हैं कि एक तो आपको ये जो दांत में दर्द हो रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा, आप याद रखें कि अगर आपकी अक्ल दाढ़ टेढ़ी आ रही है, अगले दांत और उस टेढ़ी दाढ़ के दरमियान में एक पर्टिकुलर जगह होती है जिस जगह पर जो है खाना फंसता रहता है। बाज़ दफ़ा आपका मसूड़ा सूज जाता है उसकी वजह से, और बाज़ दफ़ा आपको वहाँ पे तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। आप फ्लॉस नहीं करते, उस जगह से खाना नहीं निकालते, आहिस्ता आहिस्ता आप समझें ये एक दांत है और ये आपका सीधा वाला दांत है। इन 2 दांतों के दरमियान जब खाना फंसता है तो कैविटी प्रोड्यूस होती है। और अगर हम खाना निकाल दें, वहाँ पे कोई ना कोई ज़रात रह ही जाते हैं अक्ल दाढ़ और मेन दाढ़ के दरमियान में। वो क्या करती है, वो आपकी अक्ल दाढ़ को तो थोड़ा सा डैमेज कर ही रही है, लेकिन वो ज़्यादा डैमेज आपके सेकंड मोलर को करती है, जो कि आपकी मेन खाने वाली दाढ़ है। जब वो ख़राब हो जाती है, आप फिर भी टाइम गुजारते रहते हो। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो दाढ़ जो है वो ठंडा गर्म तक पहुँच जाती है। जब उसको गर्म और दर्द होना शुरू होता है, मैं अक्ल दाढ़ की बात नहीं, अगली दाढ़ की बात कर रही हूँ, क्योंकि अक्ल दाढ़ पीछे पड़ी हुई है, उसको ऐसा जितना मसला नहीं होता। वो टेढ़ी पड़ी है, उसको हमने खाने में इस्तेमाल भी नहीं करना। आपकी मेन दाढ़ में कीड़ा लग जाता है, फिर आप अब दर्द में होते हो। हम रूल आउट करते हैं कि भाई आपको अब दर्द किस में है। पहले हम अक्ल दाढ़ निकलवाते हैं, क्योंकि अगर हमने दांत की कैविटी की फिलिंग करनी भी है तो आप समझें अक्ल दाढ़ उसको हिंडर कर रही होती है, क्योंकि पीछे से कैविटी लगी है। पहले हम अक्ल दाढ़ निकालते हैं, फिर हम अगले दांत की रूट कैनाल करते हैं या अगले दांत की फिलिंग करते हैं। फिलिंग में भी फिर आपने ये करना होता है कि आप पहले उसका कीड़ा निकालते हो। पीछे वाली साइड आप समझिए एक आखिरी दांत है, उसकी भी पीछे वाली साइड है, उसमें से एक बंदा कीड़ा निकाल रहा है, आपको पेन भी हो रही है और हमारा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, और बाज़ दफ़ा वो कीड़ा पूरा निकलता भी नहीं है और बाज़ दफ़ा निकल भी आता है। ठीक है, तो जब आपको पता लगे कि भाई मेरे दांत के दरमियान में खाना फंस रहा है, आप फ़ौरन अक्ल दाढ़ निकलवा लें। वो सर्जरी से ही मोस्टली निकलती है, उसके लिए सर्जन्स अपॉइंटेड होते हैं हमारे अपने क्लिनिक पे भी, क्योंकि हम लोग स्पेशलिटी बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान में होनी भी यही चाहिए। सर्जन इसको निकालता है। जब एक दफ़ा अक्ल दाढ़ निकल जाती है, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि सेकंड मोलर के अंदर सिर्फ दांत में कीड़ा लगना स्टार्ट हुआ होता है। आपने अक्ल दाढ़ निकलवाई, आपने प्रॉपर ब्रशिंग रखी, वो जो कीड़ा है वो रुक जाता है। मेरे अपने साथ यही हुआ है। मेरी राइट साइड की दाढ़ के पीछे कीड़ा लगना स्टार्ट हुआ था। वो इनिशियल केरीज थी। जब मैंने दाढ़ निकलवा ली, क्योंकि वहाँ खाना नहीं फंसता, मैं अपनी प्रॉपर ब्रशिंग रखती हूँ, तो वो वहीं का वहीं स्टेबल रहा। ठीक है, वो अरेस्टेड केरीज में, यानी कि कीड़ा लगना रुक गया, वो अरेस्ट हो गया वहाँ पे। जबकि मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर मैं किसी काम में बिजी थी, वो 5-7 महीने मैंने गुजार दिए। तो जब हमने अपनी दाढ़ निकलवाई और देखा तो पीछे बहुत ज़्यादा कीड़ा लग चुका था और सॉफ्ट केरीज हो चुकी थी। तो मेरा दांत फिलिंग की तरफ जा चुका था। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए, जब आपको महसूस हुआ है कि दाढ़ के दरमियान में खाना फंस रहा है, आप अक्ल दाढ़ निकलवा लें। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि मुझे ठंडा गर्म मीठा लगेगा तभी मैंने डेंटिस्ट को वो रेफ़र करना है, या इस चीज़ का भी इंतज़ार ना करें कि हर दफ़ा मेरा मसूड़ा सूजेगा, क्योंकि अक्ल दाढ़ के ऊपर जो मसूड़ा होता है वो सूजता है, सूज के अच्छा खासा वो पेन देता है। ठीक है, पेशेंट्स उस दौरान क्या करते हैं, नीम गर्म पानी से कुलियाँ करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, बाज़ दफ़ा ठीक हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा और फिर वो इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते रहते हैं। ये छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम में चेंज हो जाती है जब आपका अगला दांत खराब हो जाता है। तो बस इसलिए अक्ल दाढ़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, खाने में बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इसका लिंक आपकी अक्ल से है। ठीक है, बाज़ दफ़ा मर्द हजरात कहते हैं इस तरह तो आप हमारी बेगम की अक्ल ख़त्म कर देंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट आपके अगले दांत के ऊपर। अच्छा, कहा यह जाता है और इस पे कुछ रिसर्चेस भी मौजूद हैं कि अगर आप सुबह उठते ही जो है
थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेके पूरे मुंह में उसको रब करते हैं लाइक फॉर 5-4 मिनट, सारे जितने जर्म्स होते हैं आप उनको किल कर लेते हैं. इज इट ट्रू? एक बात ये कि कोकोनट ऑयल जो है ना वो चिकनाहट होती है, ठीक है. हम इसको जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं. हम इसको पेशेंट को बाज़ दफ़ा ये रिकमेंड करते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो और किसी भी चीज़ से उनको आराम ना आ रहा हो. तो हम उनसे कहते हैं कि कोकोनट ऑयल, पर्टिकुलरली कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या कुकिंग ऑयल नहीं, लेकिन कोकोनट ऑयल, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा हम जिस तरह देसी घी होता है उस तरह का उसका टेक्सचर होता है. आप अपने तमाम तर मसूड़ों और दांतों पे उसका रब करें. उसकी एक ही वजह होती है कि बाज़ दफ़ा हमारी जो दांत हैं, जो जड़ है, जड़ की एक्सपोज हुई है, ठीक है. उसके ऊपर मसूड़ा भी नहीं है, उसके ऊपर हड्डी भी नहीं है, और दांत की जड़ के ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर होती है सीमेंटम की. सीमेंटम बड़ी आराम से आपकी ब्रशिंग से उतर जाती है. जब वो उतर गई है तो आपकी डेंटिन जो कि दांत के अंदर वाली लेयर होती है वो एक्सपोज हो जाती है. उसके अंदर ना अलमिया की तरफ से लाइंस हैं. उन लाइंस के अंदर टिब्यूल्स हैं. टिब्यूल्स के अंदर फ्लूइड है. वो जो फ्लूइड है दांत की बाहर की सरफेस से टुवर्ड्स द पल्प, जिसको हम नस कहते हैं. तो वो जो फ्लूइड है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि सेंसिटिविटी प्रोड्यूस होती है. तो हम पेशेंट से ये कहते हैं कि अपने तमाम तर मसूड़ों और दांतों के ऊपर अच्छे से मसाज करें, ताकि ये जो ऑयल है इसकी चिकनाहट जो है उन टिब्यूल्स के अंदर बंद कर दे टिब्यूल्स को. ये एक वक्ती असर है, एक वक्ती टोटका है जो ये पेशेंट्स यूज़ कर सकते हैं सिर्फ सेंसिटिविटी को वक्ती तौर पे ख़त्म करने के लिए. हर वक्त ये काम नहीं करेगा और बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल काम नहीं करेगा. जर्म्स के किल होने से इसका ताल्लुक कोई नहीं है, ठीक है. इनफैक्ट बाज़ दफ़ा पेशेंट का कोकोनट यूज़ करने की वजह से, ऑयल यूज़ करने की वजह से गले में खराश आना शुरू हो जाती है और गला ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक चिकनाहट की चीज़ है, ठीक है. पेशेंट पर कंप्लेन करता है कि भाई हमारा तो गला ख़राब हो गया. बाज़ दफ़ा बहुत कंसनट्रेटेड माउथ वॉश यूज़ करने की वजह से भी सेम यही मसला आता है. तो जब भी माउथ वॉश यूज़ करें, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें थोड़ा सा माउथ वॉश का लिक्विड, थोड़ा सा पानी लें. अब उसको 2 घूंट में लेना है. पहले एक छोटा सा घूंट लिया, उसको स्क्विश किया 30 to 40 सेकेंड्स. आप याद रखें, आप कभी भी उसको 2 मिनट के लिए स्क्विश नहीं कर सकेंगे. 30-40 सेकेंड्स आपने उसको मुंह में रखना है, उसको अच्छे से स्क्विश करें. आप उसको फेंक दें. जो रिमेनिंग लिक्विड आपके उस कप में मौजूद है दोबारा उसको लें. 30-40-50 सेकेंड्स आप उसको यूज़ करें, स्क्विश करें, फेंक दें. अब आप पानी यूज़ ना करें फॉर नेक्स्ट 10 to 20 मिनट्स, ताकि जो उसके अंदर मेडिसिन मौजूद है एटलीस्ट वो के अंदर आपके दांत के अंदर हल्की सी पेनिट्रेट कर जाए. ये माउथ वॉश यूज़ करने का ये तरीका है. और ये भी कंसनट्रेटेड यूज़ ना किया करें, क्योंकि वो भी एक पंजेंट स्मेल रखता है या एक फ्रेगनेंस रखता है. और बाज़ शुगर फ्री होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं. बाज़ अल्कोहल फ्री होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं. बट मुंह में यूज़ करना एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इज़ इम्पॉर्टेंट. हम यूजुअली देखते हैं कि लोगों के इस जगह पे दर्द होनी शुरू हो जाती है, या तो वो मुंह ज़्यादा खोलने की वजह से या वैसे ही प्रोड्यूस हो रही होती है. तो ये भी दांतों की वजह से है? ये दांतों की वजह से एक रीज़न है इसका. और अब सर्दियां आ रही हैं तो हमें बहुत से पेशेंट्स ऐसे मिलेंगे जो इस कंप्लेन के साथ आएंगे कि हम जब बड़ा मुंह खोलते हैं या हम बड़ा मुंह ना भी खोलें तो हमें इस जगह पे दर्द शुरू होते हैं, पर्टिकुलरली इस जॉइंट के ऊपर. आपने सुना होगा सर्दियों के अंदर लोगों के गोडे गुट्ठों में जो हम दर्द हो जाती है. तो ये भी एक जोड़ है जो कि आपका मूव करता है, उसमें दर्द होती है. दांतों से उसका लिंक इस तरह से है कि ये असल में आपके दांतों की रिलेशन पे डिपेंड करता है. आपके दांत एक पर्टिकुलर जगह पे बंद होते हैं, वो जॉ जोड़ रहा है यहाँ पे. हाँ जी, ये तो जॉ दोनों एक ही है जो कि जुड़ रहा है. जो आपके दांत है ना, उनके एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है. एक रिलेशन पे अगर वो नहीं बंद हो सक रहे होते तो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं. वो स्ट्रेस आपका इस जगह पे क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपको पेन होती है. इसकी वजह से बाज लोग जो होते हैं ना, वो रात में ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, दांत को आपस में घिसते हैं. उसकी वजह से उनके दांत भी खराब हो रहे होते हैं. और जब वो सारी रात एक प्रोसेस में रहे हैं, एक दांत घिसने के प्रोसेस में रहे हैं, तो आप समझो उनके सारे मसल्स हैं वो टाइड अप होते हैं, वो एक स्ट्रेस में जा चुके होते हैं. इसकी वजह से भी जो मसल है वो भी तंग हो रहा होता है, जो जोड़ है वो भी तंग हो रहा होता है. स्ट्रेस तो हर तरह का ही फिर नाकाबिले बर्दाश्त है. और स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा असर आपके इसी जॉइंट पे आता है. ओह माय गॉड, अच्छा. इसी जॉइंट पे आता है. और पेशेंट्स जो स्ट्रेस में होते हैं वो इस दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा हमें रिपोर्ट करते हैं. यूजुअली मैंने देखा है लोगों में जो स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं उनका वाकई ये चीज़ काफ़ी दर्द करती है. उनके जबड़े से आवाज़ें आती हैं बाकायदा. जब वो ग्राइंडिंग की वजह से भी होती हैं, वो जब खाना खाने के लिए मुंह खोलते हैं उसकी वजह से भी होते हैं, जब वो दांत ग्राइंड कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी होती हैं. तो ये दर्द लाजमी उठती है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है. उसके लिए हम पेशेंट्स को फिर मसल रिलैक्सेंस पे डालते हैं. पेशेंट से कहते हैं कि अगर आप ग्राइंड करते हैं रात में दांत, तो आप अपने लिए एक माउथ
गार्ड बनवा लें, तो क्या आप रात में पहन के सोएं, या जब आपको पता है कि मेरे ये पर्टिकुलर टाइम है, यानी कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं इस दौरान स्ट्रेस की वजह से अपने दांत ग्राइंड करता हूँ, तब इसको पहने। मैं गुस्से में होता हूँ दिन के टाइम, तब मैं इसको पहन सकता हूँ, और मैं सारी रात सोते हुए इसको पहन सकता हूँ। बड़ा सॉफ्ट सा होता है, पेशेंट को 2 से 3 दिन के बाद उसकी बिल्कुल आदत हो जाती है, मुंह में कोई नई चीज़ महसूस नहीं होती, वही महसूस होता है। उसको यूज़ करना चाहिए पेशेंट्स को, इससे उनके जबड़े पे स्ट्रेस भी कम हो जाता है और उनके दांत एक पर्टिकुलर जगह पे मिलना शुरू हो जाते हैं। तीसरी चीज़, उनके दांत बच जाते हैं। ये याद रखें, दांत जो है ना वो स्टील जितना मजबूत है, लेकिन दांत जब आपस में रगड़ खाता है तो वो छोटा होना शुरू होता है, घिसना शुरू हो जाता है। जब आप माउथ गार्ड यूज करते हैं तो दांत आपस में मिलते ही नहीं है, जब मिलेंगे नहीं तो रगड़ नहीं खाएंगे, और आप इस तरह से अपने दांतों की लाइफ 10 to 12 ईयर्स बढ़ा सकते हैं। ओह वाओ। माउथ गार्ड इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर टीथ। जब आपको डेंटिस्ट ने बता दिया कि भाई आप दांत रगड़ रहे हैं, आपको माउथ गार्ड की जरूरत है, आप लाजमी उसकी ये बात सुने, क्योंकि एक टाइम आएगा आपके तमाम तर दांत घिस चुके होंगे, आपको अपने तमाम तर दांतों के अंदर सेंसिटिविटी, ठंडा, गर्म, मीठा लगना शुरू हो जाएगा, तब फिर प्रोसीजर बढ़ जाएंगे। तब वो आपसे फिलिंग्स का भी कहेंगे, तब वो आपसे क्राउन्स का भी कहेंगे, तब आपके दांत बहुत छोटे हो चुके होंगे, तो फिर क्या पता रूट कैनाल प्लस पोस्ट बिल्डअप करके फिर क्राउन्स हो, तो वो एक ज्यादा पैसे भी लगेंगे और पेन भी होगी, टाइम भी लगेगा, टाइम भी होगा। अच्छा, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, वो ये कि अक्सर लोग जो हैं वो फ्रंट दांत जब मुंह बंद करते हैं तो वो ऊपर नीचे रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पिछले दांत पीछे और ऊपर वाले आगे रखते हैं, मतलब एक ये डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो व्हाट इज द राइट वे? ये एक प्रोसेस नहीं है, ये हमारा जो दांत हैं ऊपर और नीचे वाला जबड़ा, उनका पर्टिकुलर रिलेशन है। जिस तरह बास लोग जो होते हैं उनका जो नीचे वाला जबड़ा होता है वो छोटा होता है, उनके दांत बंद ही पीछे हो रहे होते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ऊपर वाला जबड़ा छोटा होता है, वो पीछे बंद हो रहा होता है, और ये वाइस वर्सा भी होता है कि ऊपर वाला जबड़ा बड़ा है, नीचे वाला जबड़ा बड़ा है। एक चीज़ इस तरह भी हो जाती है। जब आप अपने बच्चों के अंदर ये पैटर्न देखते हैं ना, एट द एज ऑफ 7, 8, 9 आप डेंटिस्ट को विजिट करें। ये मैं उन माँ बाप को कहूँगी जिनको फील होता है कि यस मेरे छोटे बच्चे का, अगर मैं साइड से, आप अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया करें। मैं तो ये कहूँगी लोगों को कि आप साइड से बैठ के अपने बच्चों को देखें कि उनका नीचे वाला जबड़ा तो छोटा नहीं है, या उनका ऊपर वाला जबड़ा, जब वो डेंटिस्ट को विजिट करेंगे ना, वो उनको फंक्शनल अप्लायंसेस देंगे। ये वो आलात होते हैं जिनकी वजह से हम जबड़े को खींच के बड़ा या खींच के छोटा करते हैं, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो ठीक क्या है? ठीक रिलेशन जो है वो ऊपर वाला जबड़ा थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, 2 to 3 mm का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस अलामिया की तरफ से हमारे दांतों में क्रिएट होता है। ठीक है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद आपको पता ही है कि एनॉमलीज मौजूद हैं। ठीक है, नीचे वाला जबड़ा छोटा हो सकता है, ऊपर वाला। उसके लिए आप अपने बच्चों को 7, 8, 9 ईयर्स की एज में अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, उनको दिखाएं कि मेरे बच्चे में ये चीज़ आ रही है, ये पूछें डेंटिस्ट से कि भाई क्या ऐसा कुछ है कि मेरे बच्चे के अंदर हम चेंज ला सकें। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे 8, 9 ईयर्स की एज में इस चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे कि वो जाके ऑर्थोडोंटिस्ट या जर्नल डेंटिस्ट को दिखाएं कि भाई मेरे बच्चे के जबड़े में फ़र्क तो नहीं है, तो बाय द एज ऑफ 18, 19 उन्हें कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनमें हमेशा कायम रहेगा। और आप अपनी बेटियों के ऊपर इस बारे में इन्वेस्ट करें कि उनके ऊपर वाला जबड़ा पर्टिकुलरली बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा बाहर होता है। दैट इज़ ड्यू टू हमारे जो फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी, कि हमने फीडर दे दिया, थम इनटेक जो लोग करते हैं, मतलब बड़े ही मसले मसाइल हैं। तो हम पेशेंट्स को रोकते हैं, डांटते हैं, बच्चों को कहते हैं कि आपके बच्चों की ब्यूटी, उनको ब्यूटी लेसन देते हैं कि आपका जो ऊपर वाला जबड़ा है वो ख़राब हो जाएगा। और पेरेंट्स को चाहिए वो बच्चों पर सख्ती करें, शुरू में आराम से समझाएं, वो ना समझे तो सख्ती करें कि भाई आपने मुंह के अंदर थंब नहीं डालना, क्योंकि वो आपके जबड़े की ग्रोथ को खराब करता है। सबसे बड़ी चीज, आपकी बॉडी में जर्म्स जा रहे हैं, वो समझते हैं हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर्स अगर होना शुरू हो जाए तो दुनिया में कोई भी बीमार नहीं होगा। ऐसे है। और मुझे तो ये सेशन पूरा ही बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और मजे का लगा। आई होप आपको भी मजा आया होगा मेरे साथ। आपकी ऑडियंस जो है वो इस बात को समझे कि डेंटिस्ट को विजिट करना इज नॉट कि आप डेंटिस्ट को पैसे दे रहे हैं, आप अपनी हेल्थ और अपने दांतों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, मैं लास्ट मैसेज की तरफ आ रही थी, आपने वैसे ही दे दिया, तो दैट्स परफेक्ट। मजा आया उसका मैसेज का भी, और इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड आई होप आप सबको भी मजा आया होगा और आप इस चीज़ को लाजमी तौर पर समझेंगे कि अपने दांतों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि सेहत जो है ना वो एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अगर आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे
तो बिलीव मी आप उसको दोबारा कभी भी बाय नहीं कर सकते, ख़रीद नहीं सकते। आप जितने मर्जी दांतों के ट्रीटमेंट्स करा लें, जो मर्जी कर लें, आफ्टर 50-60 आप कुछ भी खा नहीं सकेंगे अपनी मर्जी का। कुछ भी जो आपको पसंद है वो आप इनटेक नहीं कर सकेंगे, और खाना अपनी मर्जी का ना हो तो ज़िंदगी का भी मज़ा नहीं आता। तो इसलिए डेंटिस्ट को लाजमी तौर पर विज़िट किया करें, इवन इन योर टीन एजेस, अपने 20s, हर 2-3 साल बाद तो कम अज़ कम करें, वरना 1 साल में ज़रूर विज़िट करें, अपने टेस्ट रेगुलर कराया करें और अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।